दोस्तों आज पढ़ना शुरू करते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसके क्वेश्चंस आपको रीट में भी मिलेंगे, जो आगामी रीट है, और ग्रेड सेकंड एग्जामिनेशन है सीनियर टीचर्स के लिए, उसमें भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको शुरुआत से समझने की कोशिश करें कि लैंग्वेज क्या है। ये जो वर्ड है लैंग्वेज, लैंग्वेज वर्ड डेराइव किया गया यानी लिया गया है लेटिन भाषा के एक वर्ड लिंग्यू से। लैंग्वेज शब्द को लिया गया है लेटिन भाषा के वर्ड लिंग्यू से। लिंग्यू का मतलब लेटिन में होता है कि प्रोड्यूस्ड विद द टंग, जिसकी उत्पत्ति जीभ से होती है। लेटिन भाषा में एक वर्ड है लिंग्यू, जिसका मतलब होता है कि वो चीज़ जिसकी उत्पत्ति जीभ से होती है, जुबान से होती है, उसे लिंग्यू कहा जाता है। और इसी लिंग्यू से एक वर्ड बना लिया गया है लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज का मूल संबंध हमारी जुबान या जीभ से है। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ हो गई जिसकी उत्पत्ति जीभ से होती है। हैंस लैंग्वेज मीन्स ए थिंग। लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है विच इज प्रोड्यूस्ड, जिसकी उत्पत्ति होती है विद द टंग यानी कि जुबान से। आजकल परीक्षाओं के अंदर परिभाषाओं से संबंधित विभिन्न क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है उनको दिमाग में रखें। एक महान भाषाविद हुए हैं जिनका नाम है एडवर्ड सेपिर। एडवर्ड सेपिर कहते हैं, मैं जो परिभाषाएं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप अच्छे से समझें। इनसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यदि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। एडवर्ड सेपिर एक महान भाषाविद है। वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज प्योरली ह्यूमन। लैंग्वेज पूरी तरीके से एक मानवीय चीज है, यानी दुनिया में मानव के अलावा कोई दूसरा जीव या ऐसी वनस्पति नहीं है जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है फुल प्लेस रूप से। तो लैंग्वेज प्योरली ह्यूमन है, पहली बात ये। एंड नॉन इंस्टिंक्टिव है। लैंग्वेज नॉन इंस्टिंक्टिव है, इसको गहराई से समझिएगा। नॉन इंस्टिंक्टिव का क्या मतलब होता है? नॉन इंस्टिंक्टिव का मतलब होता है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो कुछ चीज़ें उसके दिमाग में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहती है, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, डर लगना, खुश होना, मुस्कुराना, राइट, इधर उधर देखना या विभिन्न प्रकार के प्रतिक्रियाएं देना। ये मूल रूप से दिमाग में स्थित होती है, उन्हें कहते हैं इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव जो वर्च्यूज है, वो गुण है, जो इंस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बालक में जन्म के साथ पाए जाते हैं, मूल रूप से बालक के दिमाग में होते हैं। प्रकृति, कुदरत खुद उनको दिमाग में रखती है, वो सहज प्रवृत्ति है, वो इंस्टिंक्टिव टेंडेंसी है। लेकिन नॉन इंस्टिंक्टिव वो चीज़ है जिसे व्यक्ति जन्मजात रूप से प्राप्त नहीं करता, वो दुनिया में आने के बाद उसको हासिल करता है, उसको सीखता है, उसको अर्जित करता है। तो लैंग्वेज भी एक नॉन इंस्टिंक्टिव चीज है, यानी लैंग्वेज कुदरत मनुष्य के दिमाग में नहीं रखती। लैंग्वेज का जो कॉलम है वो पूरी तरह खाली होता है। जैसे ही दुनिया में आकर के जिस माहौल में, जिस कल्चर में या जिस लैंग्वेज के एटमॉस्फेयर में बालक रहता है, उसी लैंग्वेज को वो सीख जाता है। इसको बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि यदि एक इंसान का बच्चा है, वो इंडिया में जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसको अमेरिका शिफ्ट कर दिया जाए, तो जब वो 10 साल का, 5 साल का होगा और पूरी तरह लैंग्वेज को बोलना सीख जाएगा, तो उसका जो एक्सेंट है वो भी अमेरिकन होगा और वो इंग्लिश बोलेगा फुल प्लेस। यदि वही बच्चा इंडिया में रहता तो वो हिंदी बोलता, यदि हिंदी भाषी क्षेत्र में होता। यदि वो राजस्थान में होता, मान लो उसके आसपास के वातावरण में राजस्थानी लैंग्वेज को प्रायोरिटी दी जाती है, तो वो राजस्थानी भाषा बोलना सीख जाता है। यानी कि लैंग्वेज पूरी तरीके से नॉन इंस्टिंक्टिव है। ये इंस्टिंक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि हमें दुनिया में आकर के ही इसको अर्जित करना पड़ता है। तो एडवर्ड सेपिर कहते हैं कि लैंग्वेज इज प्योरली ह्यूमन। लैंग्वेज पूरी तरह मानवीय है, नॉन इंस्टिंक्टिव है। नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है, विधि है। किस काम आती है ये विधि? ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, अपने विचारों का संप्रेषण करने के लिए, इमोशंस, अपनी भावनाओं का संप्रेषण करने के लिए, डिजायर्स, अपनी इच्छाओं का संप्रेषण करने के लिए, बाय मीन्स ऑफ सिस्टम, एक ऐसे सिस्टम के माध्यम से, ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स, जिसमें मानव के खुद की इच्छा से बनाए गए कुछ सिंबल्स यानी कि प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों, मैं आपको एक बात बता दूं, लैंग्वेज का एक मूल गुण होता है कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है लैंग्वेज मनमानी होती है। मानव खुद अपनी लैंग्वेज का निर्माण करता है और लैंग्वेज निर्माण करने के बाद में वो क्यों हुई, उसके लिए कौन सा सिंबल काम में लिया गया और कौन सी चीज़ को लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में क्या कहा गया, इसके कोई निश्चित मापदंड नहीं है। जैसे कि मान लो मैं कहूँ कि लैंग्वेज को अंग्रेजी में लैंग्वेज कहा जाता है, हिंदी में भाषा कहा जाता है और उर्दू में जुबान कहा जाता है। तो जुबान क्यों कहा जाता है, भाषा क्यों कहा जाता है या लैंग्वेज क्यों कहा जाता है, इसके पीछे वास्तविक कोई लॉजिक नहीं है। जो कह दिया सो कह दिया। यदि कुर्सी को हिंदी में कुर्सी कहते हैं, इंग्लिश में चेयर कहते हैं, तो कह दिया तो कह दिया। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं लगा सकते आप कि कुर्सी इस वजह से है कि यह कुर्सी है।
और चेयर इस वजह से है कि ये चेयर है, नहीं, ये मनमानी होती है, यानी आर्बिट्रेरी होती है। लैंग्वेज का मूलभूत गुण होता है ये, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो एडवर्ड सेपिर ये परिभाषा देते हैं। इसके बाद में दो महान भाषाविद है, एक का नाम ब्लॉक है और दूसरे का नाम ट्रिगर्स है। ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स। अभी अभी मैंने आपको कहा था, ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज ए सेट, लैंग्वेज एक समुच्चय है। किसका समुच्चय? आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स। आर्बिट्रेरी यानी मनमाना। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? मनमाना, यानी मनुष्य ने जो बना लिए ऐसे वोकल सिंबल्स, क्योंकि वोकल यानी गले से निकलना, तो हमने गले के रूप में हिंदी में क ख ग या इंग्लिश में ABCD का निर्माण कर लिया, या तो कि फोनेटिक्स में पर्टिकुलर साउंड जो सिंबल्स है उनका निर्माण कर लिया। उनका एक समुच्चय है बाय मीन्स जिसके माध्यम से ऑफ इच ए सोशल ग्रुप कम्युनिकेट, जिसके माध्यम से एक सामाजिक जो समूह है वो कम्युनिकेट करता है, वो विचारों का आदान प्रदान करता है। तो ब्लॉक एंड ट्रिगर्स कहते हैं ये बात कि लैंग्वेज जो है एक समुच्चय है आर्बिट्ररी वोकल्स का, जिसके माध्यम से एक समाज के लोग हैं वो आपस में क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद में अगले जो भाषाविद आ जाते हैं उनका नाम है ऑटो जेस्पर्सन। ऑटो जेस्पर्सन कहते हैं कि लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स। लैंग्वेज मानवीय आदतों का एक समुच्चय। द पर्पज ऑफ विच, और जिसका उद्देश्य है, द पर्पज ऑफ विच, जिसका उद्देश्य है, इज टू गिव एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति देना, जिसका मूल उद्देश्य अभिव्यक्ति देना टू ह्यूमन थॉट्स, मानवीय विचारों को, एंड फीलिंग्स, और मानवीय भावनाओं को, स्पेशली विशेष तौर से टू इम्पार्ट देम टू अदर, कि वो दूसरों को संप्रेषित कर सके, दूसरों को दे सके, दूसरों को प्रदान कर सके। इसके बाद जो अगले भाषाविद आ जाते हैं उनका नाम है बर्नार्ड ब्लॉच एंड जॉर्ज एल ट्रेजर। ये कहते हैं कि लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स। वो की वही बात आ गई। इसका मतलब ये वर्ड इंपॉर्टेंट बन जाता है अपने आप में कि लैंग्वेज आर्बिट्रेरी होती है। लैंग्वेज के जो वोकल सिंबल्स है, जो हमने सिंबल बना लिए, जो बोलने के लिए अपन क ख ग अल्फाबेट या फिर ABCD का इस्तेमाल करते हैं, फोनेटिक साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी यानी मनमाने होते हैं। वो हमने बना लिए, वो बन गए, वो हमारे काम आते हैं, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। क्यों है, किस लिए है, कैसा है, कोई नहीं जानता कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच, जिसके माध्यम से ए सोशल ग्रुप ऑपरेट्स, एक सामाजिक समूह का संचालन होता है। यदि अपन सभी परिभाषाओं को ध्यान से देखें, इफ वी एनालाइज ऑल द डेफिनेशंस, वी गेट ए कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो हमें भाषा का एक जो समझ प्राप्त करने योग्य एक परिभाषा प्राप्त होती है। वो परिभाषा जो समेकित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा लिखा हुआ है कि लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स। लैंग्वेज मनमाने वोकल सिंबल्स का, यानी गले से बोले जाने वाले कुछ प्रतीकों का, जिनको लिखित रूप में अपन लिपि के रूप में भी लिखते हैं। लैंग्वेज इज सेट ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिंबल्स बाय मीन्स ऑफ विच, जिसके माध्यम से ए सोशल ग्रुप ऑपरेट्स, एक सामाजिक समूह संचालित होता है, कम्युनिकेट्स, वो भाषाओं का, अपने विचारों का संप्रेषण करता है, एंड एक्सप्रेस देयर इमोशंस, अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स और अपनी डिजायर्स को एक्सप्रेस करता है या अभिव्यक्त करता है। तो विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण 5 परिभाषाएं थी। अब अपन पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के मूल लक्षण क्या है। विद्यार्थियों, रीट में, ग्रेड 2 एग्जाम्स में या भारत देश में होने वाले विभिन्न जो PSC एग्जाम्स है, टीचर रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स है, उनके अंदर डेफिनेटली शिक्षण विधियों के, टीचिंग मेथड्स के, पेडोगोजी के सवाल बहुतायत पूछे जाते हैं। इनमें ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अब जब बेसिकली शिक्षण विधियों के बारे में विद्यार्थियों का कई बार मेरे पास क्वेश्चन आता है कि सर कभी समझ में नहीं आता कि आखिर उत्तर कौन सा सेलेक्ट करें, 4 ऑप्शन में से 2-2, 3-3 राइट लगते हैं। उसका एक ही कारण है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का ना होना। आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझें तो बिल्कुल आसानी से आप जो राइट ऑप्शन है उसको पकड़ पाएंगे। इसके लिए हमें जरूरी है, सबसे पहले हमने भाषा को समझा कि भाषा क्या होती है, महत्वपूर्ण डेफिनेशंस को समझा। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। दुनिया की हर भाषा के कुछ मूल लक्षण होते हैं। तो भाषा के मूल लक्षण क्या क्या होते हैं? सबसे पहले अपन ये देखेंगे, लैंग्वेज इज लर्न्ड। लैंग्वेज इज लर्न्ड, लैंग्वेज सीखी जाती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, लैंग्वेज मूल रूप से जन्मजात गुण नहीं है। लैंग्वेज जन्म के साथ हमें प्राप्त नहीं होता है। कुदरत हमें लैंग्वेज प्रदान नहीं करती है। लैंग्वेज हम इस दुनिया में आकर के अर्जित करते हैं। इसका मतलब लैंग्वेज सीखी जाती है। लैंग्वेज ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड नहीं होती हमारे दिमाग में। लैंग्वेज इज नॉट बॉर्न एक्टिविटी। लैंग्वेज एक जन्मजात गुण नहीं है। लैंग्वेज एज क्राइंग एंड वॉकिंग, जैसे कि एक बालक में क्राइंग यानी रोना
वॉकिंग यानी चलना, या फिर मुस्कुराना, या फिर डरना, या प्यास लगना, या भूख लगना, जो सहज प्रवृत्तियां होती है, जो मूल रूप से मानव के अंदर पाए जाते हैं, ये गुण दुनिया के किसी भी जीव में पाए जाते हैं। तो ये गुण जो मूल रूप से पाए जाते हैं, लैंग्वेज उनमें से नहीं है। लैंग्वेज जन्म के साथ हमें प्राप्त नहीं होती है, लैंग्वेज हमें दुनिया में आकर के सीखनी पड़ती है। लैंग्वेज इज लर्न्ड, इट इज़ नॉट ऑटोमेटिक प्रोसेस, यह स्वचालित प्रक्रिया नहीं है, इट हैज़ टू बी लर्न्ड, इसको सीखना पड़ता है। एनी लर्नर, कोई भी जो सीखने वाला है, लर्न्स, इसको सीखता है लैंग्वेज को बाई इमिटेटिंग एंड प्रैक्टिस, नकल करके और अभ्यास करके। बाई इमिटेटिंग एंड प्रैक्टिस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज इज लर्न्ड थ्रू इमिटेशन, लैंग्वेज को नकल करके सीखा जाता है। तो विद्यार्थियों, अगला जो लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक है यानी लक्षण है, वो है लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बिहेवियर। लैंग्वेज एक अर्जित व्यवहार है, लैंग्वेज एक अर्जित व्यवहार है। जैसा कि मैंने पहले कहा, लैंग्वेज जन्मजात रूप से हमारे दिमाग में नहीं होती है, लैंग्वेज हम इस दुनिया में आकर के सीखते हैं, अर्जित करते हैं उसको। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड बिहेवियर। इफ ए बेबी, यदि एक बच्चे को और मैन या आदमी को शिफ्ट कर दिया जाए, भेज दिया जाए टू अनदर कम्युनिटी, दूसरे समुदाय में और कल्चर या सांस्कृतिक ग्रुप में, ही विल एक्वायर द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा, अर्जित कर लेगा। कौन सी लैंग्वेज को? स्पोकन बाय दैट कल्चर कम्युनिटी, जो बोली जाती है उस सब जो सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है, सांस्कृतिक कम्युनिटी है, समुदाय है, उसी को वो सीख लेगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं, इफ एन इंडियन फैमिली इज सेटल्ड, यदि एक भारतीय फैमिली सेटल हो जाती है यूनाइटेड स्टेट्स में, तो जो चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली, तो उस परिवार के जो बच्चे हैं, विल एक्वायर, वो हासिल कर लेंगे, सीख लेंगे, अर्जित कर लेंगे द इंग्लिश लैंग्वेज, उस अंग्रेजी भाषा को विद एन अमेरिकन एक्सेंट के साथ। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया आपको कि इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज, यदि एक अंग्रेज इंडिया में अंग्रेज का बच्चा है, उसको जन्म से ही इंडिया में रख लिया जाए जहाँ हिंदी बोली जाती है, तो वो हिंदी बोलने लग जाएगा। और एक भारतीय बच्चे को जन्म के साथ अमेरिका में रख दिया जाए या जन्म के उपरांत भी रख दिया जाए, एक लंबे समय तक वहाँ समय व्यतीत करने के बाद में वो उसी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेता है। तो लैंग्वेज का जो तीसरा गुण है वो है लैंग्वेज इज ए सिस्टम। लैंग्वेज एक सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब तंत्र का मतलब जिसमें चीज़ें फिक्स होती है, जिसकी संरचना फिक्स होती है, जिसका ढांचा फिक्स होता है, जिसमें गति फिक्स होती है, जिसका एक सिस्टम होता है। बेतरतीब नहीं है लैंग्वेज, बेतरतीब नहीं है, ऊटपटांग नहीं है। लैंग्वेज के हिस्से होते हैं, लैंग्वेज के पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में पार्ट्स होते हैं, सारे ऑर्गन्स मिलकर के हमारे बॉडी को चलायमान रखते हैं, ठीक इसी प्रकार कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया की, उसके पार्ट्स होते हैं, उसके ऑर्गन्स होते हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है और प्रॉपरली काम करते हैं। लैंग्वेज इज ए सिस्टम, लैंग्वेज एक तंत्र है। लाइक ह्यूमन बॉडी, एक मानव शरीर की बात है। जस्ट एज बॉडी फंक्शंस, जैसे शरीर काम करता है थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स, विभिन्न ऑर्गन्स के माध्यम से, जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स, द सेम वे, ठीक उसी प्रकार लैंग्वेज फंक्शंस, लैंग्वेज काम करती है थ्रू साउंड्स, ध्वनियों के रूप में, वर्ड्स, शब्दों के साथ, एंड इसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होती है। तो विद्यार्थियों, लैंग्वेज का अगला गुण है लैंग्वेज इज वोकल। लैंग्वेज वोकल होती है। लैंग्वेज इज प्राइमरीली ऑब्जर्व्ड स्पीच। लैंग्वेज इज प्राइमरीली ए ऑब्जर्व्ड स्पीच। लैंग्वेज एक ऑब्जर्व्ड स्पीच है। स्पीच यानी कि बोलना, ये फंडामेंटल थिंग, मूलभूत चीज है। बोलना लैंग्वेज का मूलभूत चीज है। देखो, सुनना और क्या नाम इसका, लिखना और पढ़ना वो बाद की बात है। मूल रूप से लैंग्वेज वोकल होती है, यानी कि स्पीच बोलने वाली चीज है लैंग्वेज। फंडामेंटल थिंग इज स्पीच इज फंडामेंटल थिंग। लैंग्वेज लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग। रीडिंग और राइटिंग आर सेकेंडरी। लिखना और पढ़ना ये जो चीज है सेकेंडरी है। थ्रू स्पीच के माध्यम से एंड मॉड्यूलेशन ऑफ स्पीच, और स्पीच में मॉड्यूलेशन करके वी गेट ए क्लियर पिक्चर ऑफ इंग्लिश इन्फ्लेक्शन। हमें क्लियर तस्वीर दिखाई देती है इंग्लिश इन्फ्लेक्शन की। तो कुल मिलाकर के स्पीच में अपन दो चीजें शामिल कर लेते हैं, एस और एल। बेसिकली देखें तो एल और एस। तो अपन क्रम देखें यदि, तो क्रम भी क्या होता है, एल एस आर डब्ल्यू।
तो लैंग्वेज इज वोकल, यानी इसका संबंध बोलने से, और बोलने से पहले सुनने से। शुरुआत याद रखिए, लैंग्वेज सीखने की जो शुरुआत है वो कभी भी एस से नहीं होती है, एल से होती है। इसीलिए क्रम बना है LSRW। एल जब होगा तभी एस होगा। यानी एक बेबी है, वो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में वो एल करता है। एल करता है मतलब सुनता है, वो अपने आसपास के वातावरण में बोली जाने वाली भाषा को सुनता है, और सुनते सुनते फिर वो एस करने लग जाता है, यानी स्पीक करने लग जाता है। ये दोनों हिस्से स्पीच के हो गए, ये स्पीच में शामिल है, राइट। तो बोलना, सुनना, ये और भाषाओं का, अपने विचारों का संप्रेषण करना, यही लैंग्वेज का मूल गुण है। एवर चेंजिंग, सबसे खास गुणों में से एक है लैंग्वेज के कि लैंग्वेज एवर चेंजिंग, यानी हमेशा परिवर्तनशील है। दुनिया की कोई भी भाषा पूर्ण रूप से स्थायी नहीं होती है, और ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। लैंग्वेज में परिवर्तन होते ही रहते हैं, और आपने ये भी सुना होगा कि लैंग्वेज एक दिन मूल स्वरूप खो देती है और वो भाषा मृत हो जाती है। और मृत भाषाओं के उदाहरण है लेटिन, आपने उदाहरण देखा होगा, लेटिन भाषा मृत भाषाओं में शामिल होती है। आज जितनी भी साइंटिफिक सेक्टर की बुक्स है, उनके अंदर जो डेफिनेशंस है, या दूसरे सेक्टर में भी जो डेफिनेशंस है, वो लेटिन भाषा से लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि मृत भाषा में अब परिवर्तन संभव नहीं है। यदि जीवित भाषा के आपने कुछ डेफिनेशंस ले लिए, उनके जो वर्ड्स ले लिए, तो उनमें तो भविष्य में कालांतर में परिवर्तन संभव है। तो लैंग्वेज में परिवर्तन होता रहता है। ऐसी कोई भाषा नहीं है जो चिरस्थायी होती है, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। नो लैंग्वेज ऑन द अर्थ इज स्टैटिक। पृथ्वी पर कोई ऐसी भाषा नहीं जो स्थायी हो, स्थिर हो। एवरी लैंग्वेज इज अंडरगोइंग चेंजेस। प्रत्येक भाषा में परिवर्तन होता रहता है। इन इट्स ग्रामर, इसके व्याकरण में, इसकी वोकेबलरी में, इसकी स्ट्रक्चर में, उसकी फोनोलॉजी में, विद द कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ में। अगला जो मूल कैरेक्टरिस्टिक है वो है लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन। लैंग्वेज का अस्तित्व ही दुनिया में कम्युनिकेशन के लिए, और जरूरत कहाँ थी लैंग्वेज की? लैंग्वेज का जो मूल अस्तित्व है वो कम्युनिकेशन के लिए है। द मेन पर्पज ऑफ लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन। संप्रेषण है, संप्रेषण की जरूरत नहीं होती तो भाषा की भी जरूरत नहीं होती। भाषा का मूल जो स्वरूप है वो तो वोकल रूप में है। भाषा जो है उसके मूल जो गुणों में एक है वोकल है वो, और दूसरी बात उसका उपयोग सिर्फ एक ही है, वो है कम्युनिकेशन। सिंस इट इज सो, ए पर्सन्स स्पीच मस्ट बी इंटेलिजिबल टू अदर्स, कि एक व्यक्ति द्वारा बोली गई जो चीजें हैं वो दूसरे व्यक्ति को समझ में आनी चाहिए। यदि इसको अपन डैमेज कर देते हैं तो मान के चलो कि फिर भाषा का जो कारण है, भाषा के होने का कारण है, या भाषा का वजूद है, या भाषा की उपयोगिता, वो खत्म हो जाती है। फॉर दिस, इसके लिए ही मस्ट एक्वायर द राइट प्रोनाउंसिएशन। एक व्यक्ति को उचित उच्चारण, राइट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन, और लहजा, उचित उच्चारण और लहजा हासिल करना चाहिए। और ये चीज हम आगे भी पढ़ेंगे कि शिक्षण के क्षेत्र में एक टीचर का, जो इंग्लिश लैंग्वेज का टीचर बनने जा रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन परफेक्ट होना चाहिए। यदि वो गलत बोलेगा तो बच्चा भी गलत सुनेगा, बच्चा गलत सुनेगा तो बच्चा भी गलत सीखेगा, और बच्चा भी गलत बोलेगा, और ये क्रम बढ़ता ही जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है जिससे हमें बचना है। भाषा शुद्ध रूप से सीखी जानी चाहिए। यदि हम इंग्लिश बोलते हैं मान लीजिए, लेकिन इंग्लिश में हमारा उच्चारण गलत है, हम अमेरिका में जाकर के किसी शॉपकीपर से बात करते हैं, वो हमारी आधी बातों को नहीं समझ पाएगा, भाषा का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो लैंग्वेज इज फॉर कम्युनिकेशन, एंड दैट इज वाई हमें इसके प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, उच्चारण और इंटोनेशन, लहजे पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। अब एक प्रमुख गुणों में से गुण आ गया है, और वो है लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। लैंग्वेज मनमानी है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि लैंग्वेज मनमानी है। क्यों? लैंग्वेज में कोई वर्ड है तो क्यों है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लैंग्वेज में किसी वर्ड को कोई नाम दे दिया गया है, किसी चीज को, किसी नाउन को कोई नाम से पुकार लिया गया, तो क्यों पुकार लिया गया, इसका कोई लॉजिक नहीं है। यहां तक कि लैंग्वेज का नाम खुद लैंग्वेज क्यों है, या हिंदी में भाषा क्यों है, या इंग्लिश में, उर्दू में जुबान क्यों है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी। इसके देयर इज नो रिलेशनशिप, कोई संबंध नहीं होता है बिटवीन द वर्ड्स ऑफ ए लैंग्वेज एंड इट्स मीनिंग। शब्दों, लैंग्वेज का जो शब्द है और इसका जो अर्थ है, उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होता। द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड एंड मीनिंग इज आर्बिट्रेरी, ये मनमाने है। देयर इज नो रीजन, कोई ऐसा कारण नहीं है वाई लैंग्वेज इज कॉल्ड लैंग्वेज, कि लैंग्वेज को आखिर लैंग्वेज क्यों कहा जाता है इंग्लिश में, भाषा क्यों कहा जाता है हिंदी में, जुबान क्यों कहा जाता है उर्दू के अंदर। लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंस। लैंग्वेज सांस्कृतिक अनुभव पर निर्भर करती है, यह अगला गुण है इसका। लैंग्वेज पूरी तरीके से सांस्कृतिक जो एक्सपीरियंस उस पर निर्भर करती है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि एक जो बंदा है वो बंगाल से है, और वो इंग्लिश बोलेगा तो कहीं ना कहीं
उसकी इंग्लिश में भी हमें हल्का सा यूँ महसूस होगा कि यार ये आदमी बंगाल से, राइट। एवरी लैंग्वेज इज द प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी एंड कल्चर। दुनिया की हर भाषा एक निश्चित समाज और संस्कृति का प्रोडक्ट है। जैसे अंग्रेज लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सॉरी, वैसे ही हिंदी में बोलते हैं नमस्कार, प्रणाम। ठीक इसी प्रकार लोग उर्दू भाषा में बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, सबा खैर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये दर्शाती है कि हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में अपने जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और वो वहाँ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दिखाती भी है। जब आदमी लैंग्वेज बोलता है तो इंग्लिश में वो गुड मॉर्निंग करेगा, हिंदी में वो नमस्कार करेगा, और उर्दू के अंदर वो अस्सलाम अलैकुम करेगा, और ठीक इसी प्रकार किसी अन्य भाषा में जैसे अपन पंजाबी में देखें तो सत श्री अकाल करते हैं। तो ये चीज़ दर्शाती है कि लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कल्चरल एक्सपीरियंस। लैंग्वेज इज मेड ऑफ हैबिट्स। लैंग्वेज आदतों की बनी है। ए पर्सन कैन बी सैड टू हैव लर्नड लैंग्वेज। एक आदमी के बारे में ये कहा जा सकता है कि आदमी लैंग्वेज सीखता है, ही कैन स्पीक, वो इसको बोलता विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट्स, बिना किसी चेतना से भरे हुए प्रयासों के साथ बोलता है। मतलब मेरी बात को गहराई से समझना कि लैंग्वेज इज मेड ऑफ हैबिट्स। हैबिट क्या होती है? तो ऑटोमेटिक होने लग जाती है। जब तक आदमी सोच करके और वाक्यों का निर्माण करके इंग्लिश बोलता तब तक तो, या हिंदी बोलता तब तक तो वो लैंग्वेज में निपुण है ही नहीं। लैंग्वेज जब तक ऑटोमेटिक नहीं हो जाती है तब तक वो लैंग्वेज कहाँ रही? तो लैंग्वेज हैबिट के रूप में आ जानी चाहिए। लैंग्वेज इज अनदर नेम ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। वो आदमी इतना भी जैसे कोई व्यक्ति, हिंदी भाषी व्यक्ति हिंदी बोलता है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के, जो उसको बोलना बोल दिया। लेकिन यदि कोई हिंदी भाषी आदमी जिसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है वो यदि इंग्लिश बोलता है तो सोच सोच के बोलता है, तो अपन ये मानेंगे कि वो अपनी अभी इंग्लिश भाषा में निपुण नहीं है। लेकिन जिस दिन वो प्रैक्टिस करते करते इस लेवल पर आ जाए कि उसको बिना सोचे ही उसकी इंग्लिश मुंह से जबान से निकलने लगी, तो मान लेना कि लैंग्वेज पूर्ण हो गई है, वो निपुण हो गया, दक्ष हो गया है। तो लैंग्वेज इज मेड ऑफ हैबिट्स। नो लैंग्वेज कैन बी लर्न विदाउट सफिशिएंट प्रैक्टिस। दुनिया की कोई भी भाषा पर्याप्त प्रैक्टिस या अभ्यास के बिना नहीं सीखी जा सकती। ए लैंग्वेज इज लर्न बाय यूज एंड नॉट बाय रूल्स। लैंग्वेज को उपयोग से सीखा जाता है, न कि नियमों से सीखा जाता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको ऐसे कथन पूछेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, तो याद रखना बच्चों कि एक अनपढ़ आदमी भी बोलना जानता है। वो वहाँ की अपनी क्षेत्रीय भाषा या हिंदी भाषा या जो भी उसकी भाषा है उसके बोल के काम चला लेता है। उसको नियम नहीं पता है ग्रामर के, लेकिन वो बोल लेता है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज बेसिकली यूज की चीज़ है, रूल्स की चीज़ नहीं है। रूल्स तो हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम के पेपर में रूल्स के पर आधारित क्वेश्चन आते हैं, तो हमें वो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए और मार्क्स लाने के लिए हमें रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। और या हमें भाषा की जो गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए, अध्ययन करने के लिए रूल्स की जरूरत पड़ती है। बाकी बोलने के लिए तो भाषा यूज की चीज़ है। एक अनपढ़ आदमी भी बोल सकता है। एक बच्चा जो अभी 5 साल का हो गया, विद्यालय नहीं गया, फिर भी वो अपने क्षेत्र की, अपने देश की भाषा बोलता है, बोल सकता है क्योंकि उसने उसका उपयोग किया, उसने सुना है और उपयोग में लेना शुरू कर दिया। लैंग्वेज, लर्निंग लैंग्वेज इज ए प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। बिल्कुल याद रखना बच्चों कि लर्निंग लैंग्वेज इज ए प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। यह आदत निर्माण की प्रक्रिया है। एक अगली बात, लैंग्वेज इज यूनिक। लैंग्वेज अद्वितीय होती है। लैंग्वेज अद्वितीय होती है, इसका सीधा सा मतलब है कि दुनिया की कोई भी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से पूर्णतः मैच नहीं करती है। ईच लैंग्वेज इज यूनिक। हर लैंग्वेज अद्वितीय होती है। नो टू लैंग्वेज आर एलाइक। कोई भी दो लैंग्वेज समान नहीं होती है। दे कैनॉट हैव द सेम सेट ऑफ पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर्स के पैटर्न सेम नहीं हो सकते, कोई गारंटी नहीं है। साउंड सेम नहीं हो सकती, ग्रामेटिकल रूल्स का भी सेम होना कोई कंपलसरी नहीं है, वर्ड्स का सेम होना भी कोई जरूरी नहीं है। द साउंड्स, स्ट्रक्चर्स, वोकेबलरी ऑफ एवरी लैंग्वेज हैव देयर ओवन स्पेशलिटी। उनकी अपनी स्पेशलिटी होती है, अपनी विशेषताएं होती है। तो विद्यार्थियों, आज अपन ने लैंग्वेज क्या है ये सीखा, लैंग्वेज की महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है ये सीखी, एवं लैंग्वेज के मूल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ये सीखे। आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। तब तक के लिए जय हिंद।